Hello everyone. Today we will start chapter 8 of geography, human environment, settlement, transport and communication. आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी का, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो हमने जियोग्राफी में पहले पढ़ा कि लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग बींग्स कैसे एग्जिस्ट करती हैं, नॉन लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स, एयर, वाटर, सबके बारे में पढ़ा। अब एयर, वाटर और जितने भी लिविंग बींग्स ऑर्गेनिज्म हो वो हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, अब वो जो ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर जो ह्यूमंस हैं वो कैसे सेटल होंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम से वो कैसे जुड़ी होंगे, तो इस चैप्टर के बारे में हम ये पढ़ेंगे। तो सेटलमेंट क्या होता है? जैसे सेटलमेंट, जैसे कि हम बोल देते हैं ना कि हाँ भाई हम तो हमारी लाइफ में सेटल हो गए, तो इस तरह से वो अपना घर बना लेते हैं जहाँ पे वो रहने लग जाते हैं, तो उस जगह को हम सेटलमेंट बोलते हैं। बस्तियाँ, हम बस्तियों के अंदर रहते हैं, एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो उस जगह को हम सेटलमेंट बोलते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हमें कहीं जाना होता है तो हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाएंगे ना, जैसे कि कार होगी, ट्रेन होगी, एरोप्लेन, कुछ भी, तो वो हम ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। फिर कम्युनिकेशन, जैसे कि हमें कुछ काम करना है तो हम कंप्यूटर से करेंगे, अगर हमें किसी से बात करनी होगी तो हम फ़ोन, मोबाइल, कुछ भी यूज़ करेंगे उसे करने के लिए, तो वो कम्युनिकेशन हो गया। तो इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर वो सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ह्यूमन बींग ही इनसे जुड़ा होता है। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। In the previous chapter, you have studies about the relationship between human beings and environment. पिछले चैप्टर में आपने जो ह्यूमन बीइंग है और जो एनवायरनमेंट है उसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है और जो एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ह्यूमन बीइंग और जो एनवायरनमेंट है वो, जो ह्यूमन बीइंग है वो एनवायरनमेंट को बदलने की कोशिश करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फिर जो एनवायरनमेंट है बदले में वो जैसे कि नेचुरल डिसास्टर लाता है और क्लाइमेट चेंज करता है, ग्लोबल वार्मिंग, कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। इस वजह से हमने इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था। द एनवायरनमेंट अफेक्ट ह्यूमन लाइफ ऑन लार्ज स्केल। जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन लाइफ को बहुत बड़ी मात्रा में अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है उसको। कैसे? जैसे कि अब ह्यूमन बीइंग है वो एनवायरनमेंट के अंदर से पेड़ काटेंगे, उसके अंदर पोल्यूशन करेंगे, तो ओबियस है कि जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन लाइफ को तो अफेक्ट करेगा ही। कैसे करेगा? नेचुरल डिसास्टर जैसे भूकंप आ गए, सुनामी आ गई, फ्लड्स आ गए, इस वजह से जो ह्यूमन लाइफ उसको वो प्रभावित करता रहता है। द ह्यूमन बींग एक्सप्लॉइट द एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर इंक्रीजिंग नीड्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। वो कैसे? टू फुलफिल देयर इंक्रीजिंग नीड, उनकी जो बढ़ी हुई ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए वो जो एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट कर रहा है। कैसे कि जैसे कि ह्यूमन बींग है, उसको कुछ रेलवे बनाना है, रेलवे बनाने के लिए उसे जगह चाहिए होगी। अब वो उस जगह को ढूंढेगा जहाँ पे पेड़ हैं, तो वो उस रेलवे को बनाने के लिए उस पेड़ को काटेगा, तब वो एनवायरनमेंट को उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा एनवायरनमेंट का, क्योंकि पेड़ काटने से एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। इस वजह से जो ह्यूमन है वो जो उसकी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है। दस बोथ द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स आर इंटर रिलेटेड। जो एनवायरनमेंट और जो ह्यूमन बींग हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से लिंक हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट है तभी ह्यूमन बींग है और ह्यूमन बींग है वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। दे अफेक्ट ईच अदर ऑन लार्ज स्केल। वो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, बड़ी मात्रा में एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। ह्यूमन बींग फॉर्म ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन बींग है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है, एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन गया है जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, पूरे एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमन बींग है। क्योंकि ह्यूमन बींग है वही तो नई नई ह्यूमन बींग्स नई नई टेक्नोलॉजी करी, इन्वेंशन करी है, तो उस इन्वेंशन से वो लोग उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो एक एनवायरनमेंट का इसे एक महत्वपूर्ण जो पार्ट माने, एक हिस्सा माना गया है एनवायरनमेंट में जो ह्यूमन बींग है उसको। इट इज़ बिलीव दैट ह्यूमन लाइफ फर्स्टली अपीयर्ड ऑन अर्थ सरफेस। ये माना जाता है कि जो ह्यूमन लाइफ है, जो मानव जीवन है, वो अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ के ऊपर सबसे पहले वही दिखाई दिया था। ह्यूमन बींग्स हैं वही अर्थ के ऊपर सबसे पहले दिखाई दिए थे। Our ancestors perhaps
एंसेस्टर, एंसेस्टर क्या होते हैं? एंसेस्टर वो होते हैं हमारे पूर्वज, जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर हैं तो उनके ग्रैंडफादर, फिर उनके ग्रैंडफादर, तो वो हमारे जिन्हें हमें देखा नहीं, लेकिन उन्होंने उनको उन पहले वाली जो पहले के टाइम पे जो कुछ भी होता था वो उनको पता होता था। तो अब वो हमारे क्या हुए? पूर्वज हुए। तो अवर ancestor perhaps evolved from another species of man which lived some million years ago during the ice age। जो हमारे एंसेस्टर हैं, हमारी पूर्वज हैं, वो शायद जो दूसरी प्रजाति, जैसे कि लोगों की अलग अलग प्रजातियां होती है, जैसे कि हम पहले ऐसे बोलते थे कि जो ह्यूमन बींग है वो बंदर होते थे, फिर बंदर से वो धीरे धीरे इंसान के रूप में आने लगे। तो ऐसे पहले के टाइम में अलग अलग स्पीसीज हुआ करती थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो दूसरी जो मैन की जो दूसरी स्पीसीज है उससे वो लोग विकसित हुए हैं, उनसे वो लोग निकले हैं। विच लाइव्ड सम मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द आइस केव, जो कि बहुत मिलियन ईयर्स पहले आइस एजेस के दौरान, मतलब बर्फ़ का जो युग था वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ हुआ करती थी, उस टाइम पे वो रहते थे। वो शायद जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो जो दूसरी जो प्रजाति है, दूसरी जो स्पीसीज है, उससे शायद वो लोग विकसित हुए थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। These different human races adapted to different environmental conditions। और ये जो different human races means जो ह्यूमंस की अलग अलग जातियाँ होती हैं हमारी अर्थ के ऊपर, अलग अलग जातियाँ ह्यूमंस की। तो वो डिफरेंट जो ह्यूमन रेसेस हैं वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के से बनी है। डिफरेंट एनवायरमेंट मतलब जैसा एनवायरमेंट होगा अर्थ के ऊपर उसी टाइप से वो डिफरेंट डिफरेंट जो ह्यूमंस रेसेस हैं वो बनी हैं, ये एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनती हैं। The extraordinary adaptability of human to live and survive in difficult environment is the most remarkable aspect of human life। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो क्षमता है लोग ह्यूमंस की, वो धरती के ऊपर रहती है। ह्यूमंस है वो धरती के ऊपर रहते हैं, अपना जीवन जीते हैं। जो जितनी भी कितनी भी कठिनाइयाँ आती है एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस दौरान भी जो ह्यूमंस हैं वो रहते हैं और जीते हैं। तो ये क्या हो गया? ह्यूमन लाइफ का रिमार्केबल एस्पेक्ट हो गया, एक रिमार्केबल पहलू हो गया। कहने का ये मतलब है कि ह्यूमंस हैं वो अपनी जो अर्थ है उसके ऊपर रहते हैं, और एनवायरनमेंट के अंदर कितने सारे एनवायरनमेंट है वो कितने मतलब अफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को। कैसे करता है? जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, पोल्यूशन हो गया, फ्लड्स आ गई, सुनामी आ गई, भूकंप आ गए। तो इससे जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता रहता है। फिर भी जो ह्यूमन है वो असाधारण तरीके से अपना जो जीवन है उस धरती के ऊपर मतलब बिता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक ह्यूमन लाइफ का एक रिमार्केबल एस्पेक्ट हो गया। नो अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल एज इवॉल्व रैपिडली एज ह्यूमन बींग्स। कोई दूसरा जो प्रजाति है, दूसरी कोई प्रजाति है एनिमल्स की, वो ऐसी विकसित नहीं हुई है जितनी कि जो ह्यूमन लाइफ की जो प्रजातियां हैं वो विकसित हुई हैं। जैसे कि ह्यूमंस हैं वो धीरे धीरे बढ़ते गए, उनकी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उन्होंने सब कुछ अर्थ के ऊपर इस्टेब्लिश कर लिया। मतलब जितना ह्यूमन लाइफ में ग्रो किया है ना अपने अर्थ के ऊपर, अपने एनवायरनमेंट के अंदर, उतना कोई दूसरी जो एनिमल्स की प्रजाति है उसने नहीं किया। ह्यूमन ने ही सबसे ज़्यादा उसको लाइफ को मतलब एक्सपेंड किया है, आगे आगे बढ़ाया है। इन द अर्ली पीरियड ह्यूमन बीइंग लाइव्ड बाय हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। जो पहले के टाइम में मतलब कि हज़ारों साल पहले जो ह्यूमंस वहाँ पे रहते थे, ह्यूमंस थे वो हज़ारों साल पहले वो हंटिंग मीन्स शिकार, और फूड गैदरिंग जो फूड है उसको इकट्ठा करके रहते थे। ह्यूमन बीइंग हैं वो हंटिंग और जो फूड गैदरिंग है उससे रहते थे। मीन्स जो पहले हज़ारों साल पहले क्या होता था कि जो ह्यूमंस बीइंग थे उनका कोई घर बार तो होता नहीं था, वो जंगलों में रहते थे, जंगलों में अपना शिकार करते थे। जैसे कि उन्हें कोई हिरन मिल गया, हिरन को मारा और उसका कच्चा मांस निकाला और खा गए। तो इस वजह से वो अपने हंटिंग करते थे और फूड को इकट्ठा करके, जैसे उन्हें कोई लीव्स वगैरह मिलती थी उसे खा लेते थे, और उनके कोई कपड़े तो होते नहीं थे, वो लीव्स से कपड़े पहनते थे। तो उस टाइम पे जो पहले के हज़ारों साल पहले जो ह्यूमन बींग होते थे वो अपने हंटिंग से और जो फूड गैदरिंग है उसको फूड इकट्ठा करके रहते थे, वो उनका कोई घर वगैरह नहीं होता था। दे वेंट आउट इन सर्च ऑफ एनिमल फॉर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। और ये जो लोग थे अर्ली पीरियड में, जो लोग थे ये क्या करते थे, जो अब उन्हें खाने के लिए चाहिए होगा तो वो ऑब्वियस है वो एनिमल्स को तो ढूंढेंगे, तो वो एनिमल्स को ढूंढने के लिए निकल जाते थे बाहर हंटिंग के लिए और फूड गैदरिंग के लिए, ताकि उन्हें पेट भरना होगा तो वो उसको एनिमल्स को ढूंढेंगे, अगर उन्हें एनिमल्स मिलेगा तब उसका शिकार करेंगे और फिर उसे खाएंगे। दिस वॉन्डरिंग स्टाइल ऑफ अर्ली पीपल इज ऑफन कॉल्ड नोमैडिक लाइफ।
और उनकी जो वॉन्डरिंग स्टाइल है, मतलब वो सर्च करने की, उनको चीज़ें तलाशने की, एनिमल्स वगैरह की हंटिंग के लिए, तो उनकी जो स्टाइल है उसको क्या बोलते हैं? नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ मीन्स घुमत्तू जो जीवन होता है उनका, मतलब घूम घूम के उन्होंने अपना गुजारा किया, अपने पेट का एनिमल्स को मार के हंटिंग करके जो भी करा उन्होंने, तो उसको नोमैडिक लाइफ बोलते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम डाउन टू डस्क, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते थे उन चीज़ों को, एनिमल्स को ढूंढने के लिए। अगर उन्हें एक स्थान पे तो मिलेगा नहीं तो वो दूसरे स्थान पे जाएंगे, तो वो दिन से लेकर शाम तक वो उन जंगलों में घूमते रहते, तब तक उन्हें खाना नहीं मिलता था, तब तक वो घूमते ही रहते थे। द पीपल प्रैक्टिसिंग नोमैडिक लाइफ कोल्ड नोमैड्स, जो लोग इस नोमैडिक लाइफ की प्रैक्टिस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नोमैड्स बोलते हैं। द नोमैड्स लाइव इन केव्स एंड अदर नेचुरल शेल्टर, जो नोमैड जो लोग होते हैं वो केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर रहते हैं, और जो नेचुरल शेल्टर जितने भी प्रकृति ने हमें प्रोवाइड की हैं, जैसे कि गुफा होगी, ट्रीज़ होगी, तो उसके नीचे वो रहते थे, क्योंकि जंगलों के अंदर कोई घर तो उन्होंने बनाया था, उन्होंने इतना, मतलब उनका माइंड ही नहीं चलता था कि हम कैसे घर बनाते हैं। वो सिर्फ अपना इतना जानते थे कि हमें खाना है, हमें हंटिंग करनी है, हंटिंग से हमें हमारा भोजन मिल जाएगा और उससे हम खा लेंगे, और कैसे कैसे करके, मतलब ऐसे वो ऐसे रहते थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कैसे, उस टाइम पे आग वगैरह का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वो हंटिंग करके और अपना फूड गैदरिंग करके ही खाते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैन स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, उनका थोड़ा सा अर्ली पीरियड में जो लोग थे उनका थोड़ा सा दिमाग चला, उनका थोड़ा सा माइंड चला, तो उन्होंने क्या किया? क्रॉप्स हैं उनको उगाना शुरू कर दिया, क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया। अब द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग ब्रॉट सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इन द लाइफ स्टाइल ऑफ अर्ली पीपल। अब जो उनकी जो शुरुआत थी क्रॉप उगाने की, उनको खेती करने की जो उनकी शुरुआत थी, उन्होंने थोड़ी, मतलब कि कुछ तक हद तक उनकी जो लाइफ स्टाइल है, पहले जो लोगों की, अर्ली पीपल की जो लाइफ स्टाइल है, क्रॉप उगाने से उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी चेंज होने लगी। लोग अपना ऐसे सही से उन्होंने सोचने लगे थे कि भाई अब हम क्रॉप्स उगाएंगे, तो क्रॉप्स उगाएंगे तब ऐसे तो है थोड़ी है कि क्रॉप्स उगाएंगे और अपना थोड़ा सा दिनों में क्रॉप काटी और चल लेंगे। नहीं नहीं, उससे वहाँ पे रहेंगे तो उन्होंने उन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा पानी वगैरह देंगे उन्हें, तो थोड़े दिनों की जरूरत होगी, तो थोड़े दिनों की जरूरत होगी तो उन्हें घर की भी जरूरत होगी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे रहने के लिए उन्होंने थोड़ा घर वगैरह बनाया, ताकि बाहर की जो कंडीशंस हैं, जैसे कि सर्दी गर्मी जो भी है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने घर बनाया। घर बनाया तो वहाँ पे वो लोग रहने लग गए, और धीरे धीरे उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस आने लग गए। वो उस हंटिंग और जो फूड गैदरिंग उससे थोड़ा सा बाहर निकले वो, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी चेंज होने लग गई। फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टू लिव इन द क्लस्टर ऑफ हैबिटेशन, और धीरे धीरे वो वहाँ पे जो लोग जो हैबिटेशन, जो वहाँ पे जो सोसाइटीज़ होती हैं लोगों की रहने की, जो झुंड होता है, घर वगैरह होते हैं, तो उन सोसाइटीज़ के अंदर वो धीरे धीरे रहने लग गए थे, और उनकी जो सोसाइटीज़ हैं वो बन गई थी वहाँ पे। एक तरह से ऐसे हो गया था कि भाई ऐसे ऐसे काम होता है, ऐसे ऐसे क्रॉप उगाई जाती हैं, इतने दिन लगते हैं यहाँ पे, तो अब वो लोग वहाँ पे सेटल होने लगे थे, इस वजह से सेटलमेंट वो बना। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया, अब हम सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि सेटलमेंट होता क्या है। द क्लस्टर ऑफ डिफरेंट हाउसेज इन विच पीपल लिव आर कॉल्ड सेटलमेंट्स, कि जो अलग अलग जो हाउसेज हैं, घर होते हैं अलग अलग, उनका एक झुंड जहाँ पे लोग रहते हैं उसको सेटलमेंट बोलते हैं। जैसे कि हम हमारे घर में रहते हैं, हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पे अलग अलग घर हैं, घरों का झुंड है एक, तो उस हम जहाँ पे रहते हैं तो उस जगह को हम सेटलमेंट बोलेंगे। Settlement are the organized unit of a number of people who make a living out of their surrounding environment. जो सेटलमेंट है वो एक जो ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है, जो सेटलमेंट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है लोगों की, जो कि अपने जो आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, उस एनवायरनमेंट को एक मतलब लिविंग जीवन यापन कर देते हैं एक तरफ से, वो उसको अपनी तरफ से बना लेते हैं, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी ऑर्गेनाइज्ड यूनिट बन जाती है एक, और वो जो एनवायरनमेंट है उसको भी अपनी तरह ही बना लेते हैं। ए सेटलमेंट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट, एक सेटलमेंट है वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। तो अब हम टेम्परेरी और जो परमानेंट सेटलमेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टेम्परेरी सेटलमेंट, इन ए टेम्परेरी सेटलमेंट पीपल लाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम। टेम्परेरी सेटलमेंट के अंदर जो लोग हैं वो थोड़े दिनों के लिए रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू वन प्लेस टू अनोदर स्पेशली इन सर्च ऑफ फूड। ये जो टेम्परेरी सेटलमेंट के जो लोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, स्पेशली विशेषकर
अपने जो खाने की तलाश में एक दूसरे से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहते हैं। तो ये लोग कभी भी मतलब एक जगह टिकते नहीं हैं, ये कभी कहीं तो ये ऐसे जाते रहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया है, टेंट वगैरह होते हैं, तो इनके अंदर जो टेम्प्रेरी लोग रहते हैं, टेम्प्रेरी सेटलमेंट होता है उनका, तो ये टेंट वगैरह के अंदर रहते हैं। क्योंकि अगर टेम्प्रेरी में रहेंगे तो ऐसे तो है नहीं कि अपना घर बना लिया वहाँ पे रहने लगे, तो उस घर को तो उठा के चला नहीं जा सकता। इस वजह से टेंट वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये लोग रहते हैं। Such type of settlement are found in hot and cold desert, mountain, valleys, etc. ये जो सेटलमेंट होता है, इस टाइप के जो सेटलमेंट होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो हॉट और कोल्ड डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं, माउंटेन्स के अंदर पाए जाते हैं, वैलीज़ के अंदर पाए जाते हैं, और एक्सेट्रा मतलब कई प्लेसेस पे पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे जो माउंटेन के अंदर गर्मियों के अंदर जो लोग होते हैं वो ऊपर मतलब माउंटेन्स के ऊपर चल जाते हैं, और तब विंटर आ जाते हैं तब वो लोग माउंटेन से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे विंटर के अंदर वहाँ पे आइस वगैरह बर्फ़ वगैरह कुछ ज़्यादा हो जाता है, हार्श कंडीशन हो जाती है वहाँ पे, इस वजह से वो लोग विंटर के अंदर नीचे आ जाते हैं, माउंटेन से नीचे आकर रहने लग जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरफ से टेम्परेरी सेटलमेंट हो गया जहाँ पे लोग इस तरह का जीवन जीते हैं। पीपल प्रैक्टिसिंग टेम्परेरी सेटलमेंट आर इन्वॉल्व इन हंटिंग, फूड गैदरिंग, शिफ्टिंग, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। जो पीपल होते हैं जो टेम्परेरी सेटलमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट मतलब टेम्परेरी सेटलमेंट की तरह जो अपना जीवन जीते हैं, तो वो लोग किस में मतलब जुड़े होते हैं, किन किन एक्टिविटी से जुड़े होते हैं? तो वो लोग हंटिंग से मतलब शिकार करते रहते हैं वो लोग। फूड गैदरिंग, खाना इकट्ठा करते रहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते रहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब जो लैंड को खाली पड़ी हुई लैंड है उसके अंदर जितना भी मतलब घास फूस उसको जलाया, फिर उस लैंड को सही किया और वहाँ पे उन्होंने क्रॉप्स वगैरह उगा लिए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो टेम्परेरी सेटलमेंट होता है ना उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये टेम्परेरी सेटलमेंट के अंदर होती हैं। तो नीचे पिक्चर में दिखाया गया टेम्परेरी सेटलमेंट के टेंट वगैरह, और जो परमानेंट सेटलमेंट है उसके अंदर ये पक्का हाउस बना दिया, मतलब इसमें ब्रिक्स वगैरह ईंटें सीमेंट वगैरह सब कुछ है। तो ये मतलब उनका एक सेट हो गया कि भाई हम यहीं रहेंगे, हमारा ये बिजनेस है, सब कुछ वो एक तरफ से सेटल हो गए। तो यही है परमानेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट पढ़ा था। अब हम परमानेंट सेटलमेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट। While in permanent settlement, people build their permanent houses to live in. परमानेंट हाउसेस के अंदर जो लोग हैं वो अपना परमानेंट घर बना लेते हैं और वहाँ पे रहने लग जाते हैं। मतलब उनका परमानेंट उन्होंने अपना बिजनेस सेट कर लिया, वहाँ पे हमेशा के लिए वो वहीं रहने वाले हैं, वहीं से कहीं नहीं जाने वाले, तो उस जगह को हम परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। द एक्चुअल पीस ऑफ ग्राउंड ऑन विच द सेटलमेंट इज बिल्ड इज कॉल्ड द साइट ऑफ दैट सेटलमेंट। कि जो एक्चुअल पीस है ग्राउंड की, जो मतलब जैसे कोई ज़मीन है उसकी जो जहाँ पे हमें घर बनाना है, तो उसकी उसका जो टुकड़ा है उस ज़मीन का, वहाँ पे जो लोग हैं अपना घर बना लेते हैं, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? साइट ऑफ दैट सेटलमेंट। की उस स्थान जो बस्ती है उसका एक स्थल हो गया, वहाँ पे एक साइट हो गई, वो हमेशा वहीं रहने वाले हैं, तो उसको साइट ऑफ दैट सेटलमेंट बोला गया है। एन आइडियल साइट शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। एक जो मतलब कि वहाँ पे हम रहने लगे, हमने अपना घर बना लिया, तो अब हम उस जगह पे रहेंगे, तो उस जगह पे रहने के लिए कुछ चीज़ों की भी तो हमें ज़रूरत होगी। तो उस स्थान के अंदर, उस सेटलमेंट के अंदर हमें किन की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो इस मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके अंदर हम पढ़ेंगे। क्योंकि एक सेटलमेंट बनाने के लिए ऐसे थोड़ी है कि लोग कहीं भी जाके अपना घर बना लेंगे, रहने लग जाएंगे। वो लोग सेटलमेंट से पहले ये देखते हैं कि वहाँ पे वाटर की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, वहाँ पे मार्केट वगैरह है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, वो सब वहाँ पे देखते हैं, और फिर ये अपना जो सेटलमेंट है उसको बनाते हैं। The ability of resources like fertile soil for agriculture, grassland, water and even animals in the area which could be domesticated, कि जो रिसोर्सेज हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसकी वहाँ पे एबिलिटी होनी चाहिए, वो वहाँ पे होनी चाहिए। तो कौन कौन से होनी चाहिए? फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। फर्टाइल सॉइल मीन्स जो उपजाऊ सॉइल है एग्रीकल्चर के लिए वो होनी चाहिए, क्योंकि लोग हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे जो लैंड है तो उसकी फर्टिलिटी कैसी है? अगर फर्टिलिटी ना होगी तो उनका अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो वो अपनी जो मतलब वो जिएंगे कैसे, उनका जो पैसा वगैरह वो कैसे कमाएंगे? तो वो वहाँ की जो एग्रीकल्चर कंडीशंस है वो भी सॉइल की कंडीशंस है वो भी वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ की कंडीशन कैसी है सॉइल की। ग्रास लैंड की भी देखेंगे, वहाँ पे वाटर की फैसिलिटीज़ भी देखेंगे, वाटर है या नहीं, और इवन एनिमल इन द एरिया विच कुड बी डोमेस्टिकेटेड। जो एनिमल्स हैं
कि वहाँ पे जो एरिया है वो कैसा है, कि जहाँ पे वो एरिया उसके लायक है या नहीं, कि हम हमारे जो पशु हैं उसको पाल सकें, क्योंकि पशु वगैरह भी लोग पालते हैं। एग्रीकल्चर जहाँ पे होता है वहाँ पे पशु भी होते हैं, तो उस जगह को वो देखेंगे, परखेंगे कि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। तो सेटलमेंट के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। लोकेशन ऑफ सेटलमेंट साइट एक्सेसिबल बाय मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड, एनिमल और रिवर ट्रांसपोर्ट लाइक बोट और सी रूट। की जो सेटलमेंट है उसका, जो जहाँ पे सेटलमेंट है उसकी जो लोकेशन है सेटलमेंट की, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, वहाँ की रोड कैसी हैं, तो जो रोड्स हैं, जो एनिमल्स मतलब लोग हैं वो एनिमल से भी मतलब यात्रा करता है, जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह होती है तो वो, और जो रिवर ट्रांसपोर्ट जैसे कि शिप वगैरह होती हैं, तो सारी की वो, तो वो वहाँ पे एक्सेसिबल होनी चाहिए, वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए सेटलमेंट के अंदर। ओपन स्पेसेस विद इन द लैंडस्केप, फॉर एग्जाम्पल एट द प्रीफेरी ऑफ कोस्ट। ओपन स्पेसेस लैंडस्केप के अंदर जो खुली जो स्पेसेस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल है एट द प्रीफेरी ऑफ कोस्ट फॉरेस्ट। प्रीफेरी ऑफ फॉरेस्ट मीन्स जैसे कि हम फॉरेस्ट के अंदर एंटर करते हैं, तो एंटर करते ही सबसे पहले जो फॉरेस्ट का जो भारी जो एरिया होता है, जिस फॉरेस्ट की जो कोस्ट होती है, वहाँ पे उसको प्रीफेरी ऑफ फॉरेस्ट बोला है। तो उसके अंदर जो फॉरेस्ट के अंदर जो ओपन स्पेसेस है, फॉर दिस रीजन, कारण ये बोला इन्होंने, किस वजह से बोला है, वन कैन फाइंड सम पीपल स्टिल लिविंग फॉरेस्ट। कुछ लोग हैं जो कि लोग फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं, तो उन्हें मतलब ढूंढ लेते हैं, जो लोग होते हैं उन्हें ढूंढ लेते हैं। अदर सेटल इन स्मॉल विलेजेस, और जो कुछ जो लोग होते हैं वो विलेजेस इन द ग्रास लैंड बिटवीन टू फॉरेस्टेड रीजन। जो फॉरेस्टेड रीजन है, दो फॉरेस्टेड रीजन, उनके अंदर वो लोग जो छोटे छोटे अपने जो गांव वगैरह बना के वो वहाँ पे रहने लग जाते हैं। छोटे छोटे विलेजेस उनका एक मतलब वहाँ पे सेटल हो गए तो एक सेटलमेंट सा बन जाता है और वहाँ पे वो रहने लग जाते हैं। Other factors which have played an important role in the emergence of permanent site for settlement, including ceremonial function having religious importance, distance involving from the main road, activity site, for example, production of ceremonial or tools। कि जो दूसरे जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी अपना जो महत्वपूर्ण रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं वहाँ पे, किसमें, जो परमानेंट साइट है उसको उभारने में। तो उस परमानेंट साइट के अंदर मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है, कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं। सर्मोनियल फंक्शन है, मतलब डेली लाइफ में हम मतलब कि जैसे एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ की लोग कैसे हैं, वहाँ पे मतलब कैसा रिलीजियस फंक्शन है, तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं वो भी वहाँ पे होने चाहिए इंपॉर्टेंट। तो इनमें से कुछ दो एग्जांपल दिए हुए हैं। रिलीजियस इंपॉर्टेंस, जैसे कि हम उस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो लोग की वहाँ पे उस सोसाइटी के अंदर मंदिर वगैरह है, या लोग उस मतलब लोग धार्मिक जो उनका होता है उससे जुड़े हो हैं या नहीं, मतलब भगवान की कितनी इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। तो इस तरह का भी वहाँ पे सेटलमेंट में देखा जाता है। डिस्टेंस इन्वॉल्व फ्रॉम द मेन रोड, कि जो डिस्टेंस है रोड का वो मतलब कि हमारे जो घर है उससे कितना दूर है वो भी वहाँ पे देखते हैं। एक्टिविटी साइट की, वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ सेरेमोनियल और टूल, जैसे कि एग्जांपल दिया है कि जो वहाँ पे मतलब मिट्टी का कितना वो चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे टूल्स वगैरह हैं उनका कितना प्रोडक्शन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देख के ही जो हमारी प्रोडक्शन वो सेटलमेंट है उसको उसके अंदर लोग सेटल होते हैं। हमें सेटलमेंट के बारे में पढ़ लिया कि सेटलमेंट क्या होता है, कितने मतलब दो टाइप का होता है, एक तो टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट सेटलमेंट होता है। तो अब वो लोग अपने सेटल हो गए, अपना घर बना लिया, टेम्परेरी बनाया हो परमानेंट बनाया वो उनकी मर्जी। लेकिन अब हम मतलब उनके सेटलमेंट बन गए, अब हम देखेंगे कि जो रूरल जो सेटलमेंट है वो दो भागों में बांटा गया, एक तो रूरल और एक अर्बन सेटलमेंट में बांटा गया है। कि जो रूरल जो लोग गाँव में रहते हैं तो वो रूरल सेटलमेंट हो गया, अर्बन जो लोग शहरों में या फिर सिटीज़ में रहते हैं, टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं, वो लोग अर्बन सेटलमेंट हो गया। ए सेटलमेंट में कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू हाउसेज और ए लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज। जो सेटलमेंट है वो उसके अंदर सेटलमेंट के अंदर थोड़े हाउसेज हो सकते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हाउसेज हो सकते हैं। क्योंकि सेटलमेंट जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा हाउसेज हो सकते हैं, फिर कम हाउसेज हो सकते हैं। दे मे ऑल्सो बिलोंग टू ए विलेज और सिटी। तो उस सेटलमेंट के अंदर विलेज भी हो सकते हैं या फिर सिटी भी हो सकती है। कि उस सेटलमेंट के अंदर जहाँ पे हम सेटल हुए हैं वहाँ पे उस जगह को विलेज भी नाम दे सकते हैं और सिटी भी दे सकते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस को विलेज बोल सकते हैं, और मतलब कौन कौन से रूरल होते हैं और कौन कौन से अर्बन सेटलमेंट होते हैं। द सेटलमेंट बिलोंगिंग टू ए विलेज आर कोल्ड रूरल सेटलमेंट। जो सेटलमेंट है वो विलेज से जुड़ा होता है
विलेज से बिलोंग करता है तो उसको हम रूरल सेटलमेंट बोलते हैं, वेल दोज विच बिलोंग टू सिटीज़ और टाउन आर टर्म एज अर्बन सेटलमेंट। और जो सेटलमेंट सिटीज़ और टाउन से जुड़ा होता है उसको हम अर्बन सेटलमेंट बोलते हैं। मतलब कि जो शहर के जो लोग होते हैं, शहर वाले लोगों का जो सेटलमेंट होता है उसको तो अर्बन सेटलमेंट बोलते हैं। और जो लोग मतलब रूरल सेटलमेंट जहाँ पे खेती वगैरह करते हैं, लोग फार्मिंग करते हैं, पशुओं को पालते हैं, तो उस जगह को हम रूरल सेटलमेंट बोलते हैं। इन रूरल सेटलमेंट पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। जो रूरल सेटलमेंट के जो लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वो मेनली किस एक्टिविटी से जुड़े होते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन से चीज़ें आ जाती हैं? एग्रीकल्चर, मतलब जो रूरल जो गांव के जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर खेती से जुड़े होते हैं, माइनिंग से जुड़े होते हैं, एनिमल रियरिंग पशुओं को पालना, फिर पशुओं को पाल के वो दूध वगैरह निकालेंगे, उनसे दूध निकलेंगे तो डेयरी अपने वो डेयरी फार्मिंग वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लेंगे, फिशिंग एक्सेट्रा। तो कई ये जो रूरल सेटलमेंट है वो लोग इन चीज़ों से यहाँ पे जुड़े होते हैं। फिर है वाइल्ड इन अर्बन सेटलमेंट, जबकि जो अर्बन सेटलमेंट है उसके अंदर जो लोग होते हैं वो किन से जुड़े होते हैं? तो वहाँ पे ट्रेड मतलब व्यापार करते हैं लोग, ट्रांसपोर्ट से जुड़े होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, रिक्रिएशन एक्सेट्रा। ये सारी बिजनेस वाली चीज़ें आ गई हैं। इन सब में बिजनेस होता है, तो वो मतलब कि रूरल सेटलमेंट से डिफरेंट हैं ये। तो ये लोग शहर में ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये लोग इसको तभी अर्बन सेटलमेंट बोला है। ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमें अर्बन सेटलमेंट में ही मिलेंगी। दीज एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ भी बोला जाता है। बोथ द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। जो अर्बन और जो रूरल सेटलमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जो जैसे कि रूरल सेटलमेंट है वो तो अर्बन पे डिपेंडेंट है, वो जो अर्बन है वो रूरल पे डिपेंडेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? अर्बन सेटलमेंट डिपेंड ऑन अर्बन सेटलमेंट डिपेंड ऑन रूरल सेटलमेंट फॉर वेजिटेबल, फूड, मिल्क एंड अदर रॉ मटेरियल। जो कैसे डिपेंडेंट है कि जो अर्बन सेटलमेंट है वो तो रूरल सेटलमेंट के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि जो जैसे कि अर्बन सेंटर के अंदर, अर्बन ये सेटलमेंट के अंदर जो लोग हैं वो मार्केट वगैरह लगाते हैं, मार्केट लगाएंगे तो वो उनके कुछ जो सब्जियां वगैरह फ्रूट्स वगैरह हैं वो चीज़ें उनको लेनी होंगी, तो वो लोग कहाँ से लेके आएंगे? वो जो किसान वगैरह होंगे, जो रूरल सेटलमेंट के अंदर जो लोग होंगे, तो उसके अंदर वो फार्मिंग करके अपनी खेती करके वेजिटेबल फ्रूट जो भी उगाएंगे, तो वो जो अर्बन वाले लोग होते हैं वो रूरल वालों से लेके आते हैं। इस वजह से वो इस अर्बन वाले वो रूरल के ऊपर डिपेंड हो गए। और जबकि वो जो रूरल के जो विलेजर्स हैं, रूरल एरिया के जो विलेजर्स हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उनको एजुकेशन की ज़रूरत होती है, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयमेंट की होती है, तो वो रूरल के ऊपर होती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह, क्योंकि जो गाँव के जो लोग होते हैं वो मेनली कहाँ जाते हैं? शहरों के अंदर जाते हैं अपने काम खोजने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को उनको रोज़गार मिल सके। और जो मतलब बड़ी बड़ी जो सिटीज़ के अंदर स्कूल्स वगैरह होती हैं तो वो भी एजुकेशन, बच्चे भी एजुकेशन होती है वो बच्चे अपने उधर से अर्बन सेटलमेंट से ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, डिस्पर्स एंड कम्पैक्ट सेटलमेंट। अब हम डिस्पर्स और जो कम्पैक्ट सेटलमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेटलमेंट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू डिस्पर्स सेटलमेंट एंड कम्पैक्ट सेटलमेंट। जो सेटलमेंट है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया डिस्पर्स सेटलमेंट और एक हो गया कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। डिस्पर्स मतलब बिखरा हुआ, मतलब बिखरा हुआ जैसे कि घर होते हैं, वो यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो ऐसे से वो अलग अलग बिखरे होंगे हाउसेज। और कम्पैक्ट के अंदर एकदम ऐसे झुंड सा, एक ऐसे 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 चिपके होंगे एक दूसरे से, एकदम उनका जमावड़ा सा हो जाएगा वहाँ पे। जो लोग जो हाउसेज हैं वो एक दूसरे से चिपके होंगे वहाँ पे, अलग अलग बिखरे नहीं होंगे। तो उस जगह को क्या, उस सेटलमेंट को क्या बोलेंगे? कम्पैक्ट सेटलमेंट बोलेंगे। डिस्पर्स सेटलमेंट आर मेनली फाउंड इन द हाईलैंड, डेजर्ट एंड फार्मलैंड। जो डिस्पर्स सेटलमेंट के अंदर जो वो डिस्पर्स सेटलमेंट है वो कहाँ पे पाया जाता है? मेनली हाईलैंड के हाईलैंड में पाया जाता है। हाईलैंड मीन्स जहाँ पे माउंटेनियस रीजन होता है या फिर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, वहाँ पे पाए जाते हैं। क्योंकि ऐसी जगहों पे लोग ज़्यादा नहीं जाते, कई कई मतलब चांसेस होते हैं जहाँ पे लोग उस जगह पे सेटल हो जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़े हाउसेस होते हैं। और डेजर्ट वगैरह के अंदर भी, और फार्मलैंड मतलब खेत वगैरह के अंदर होते हैं, तो इतने ज़्यादा घर नहीं बनते। लोग अपनी यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए ही उधर खेत वगैरह के अंदर शिफ्ट होते हैं। इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा खेत नहीं होते, घर नहीं होते, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा घर नहीं होते, अलग अलग से बिखरे होते हैं वहाँ पे घर। इन दीज टाइप ऑफ सेटलमेंट
इस टाइप के जो सेटलमेंट है उसमें फ्यू हाउसेज में बी स्प्रेड ओवर एन एरिया। इस सेटलमेंट के अंदर जो हाउसेज हैं वो एक मतलब पूरा एरिया है बड़ा सारा, उसके अंदर अलग अलग मतलब फैले होंगे, सेपरेट अलग अलग फैले होंगे उस सेटलमेंट के अंदर। दिस सेटलमेंट डील विद सिंपल एंड क्विट लाइफ। और ये जो सेटलमेंट है उसके अंदर जो लोगों की जो जीवन शैली होती है, उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो एक सिंपल और क्वाइट होती है। मतलब कि वहाँ पे वो जो रहेंगे उधर वो अपने सिंपल मतलब कि अपना जीवन जिएंगे और उधर कोई शोर शराबा होगा नहीं, तो अपनी उसकी क्वाइट लाइफस्टाइल होगी। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट और न्यूक्लियेट सेटलमेंट। न्यूक्लियेटेड और जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है उसके अंदर क्या होता है, जो घर होते हैं वो एक दूसरे से चिपके होते हैं, जैसे कि तुम पिक्चर में देख रहे हो ऐसे ऐसे होते हैं, एक दूसरे से जगह ही नहीं है कहीं कुछ कहीं, तो ऐसे एकदम क्लोजली टाइटली एक दूसरे से चिपके होते हैं। और यहाँ पे डिस्पर्स जो हमने पहले पढ़ा था उसके अंदर देखो घर ऐसे ऐसे अलग अलग, कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे, तो मतलब इस तरह से कम्पैक्ट नहीं है जितना ये डिस्पर्स है, ये अलग अलग हाउसेज में दिख रहा है। तो अब कम्पैक्ट और न्यूक्लियेटेड सेटलमेंट आर मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज। जो न्यूक्लियेटेड और जो कम्पैक्ट सेटलमेंट है वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में पाए जाते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ के अंदर तो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, कोई एजुकेशन के लिए जाता है, तो ऐसे से ज़्यादा वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो जाता है, इस वजह से ज़्यादा घर बन जाते हैं, ज़्यादा ऐसे भीड़ सी हो जाती है वहाँ पे। तो ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में पाए जाते हैं। एंड रिवर वैली आर एसोसिएटेड विद देयर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। और जो रिवर वैलीज़ होती हैं वो भी जो सेटलमेंट हैं उनसे जुड़ी होती है। रिवर वैलीज़ कैसे जुड़ी होती हैं, क्योंकि जो अब अर्बन सेंटर है, अर्बन एरियाज़ में ये सेटलमेंट होता है, तो अर्बन एरियाज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ होंगी तो इंडस्ट्रीज़ को मेनली क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तो उसके अंदर जो वर्क होता है वो मेनली पानी से होता है, तो पानी चाहिए होती हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पे होती हैं, ऐसे जगह पे होती हैं जहाँ पे पानी मिल सके। तो ऑब्वियस है वो रिवर वैलीज़ के पास में अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है उनको इस्टेब्लिश करेंगी, तो पानी होगी तो वो उन इंडस्ट्रीज़ को रिवर वैलीज़ के आसपास करेंगी। तो उन्होंने बोला है कि जो रिवर वैलीज़ होती हैं वो इन जो रिवर वैली से जुड़ी होती है, ये वाले सेटलमेंट होता है ना वो, तो इसलिए इन्होंने बोला है। इन दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट द हाउसेज आर बिल्ड क्लोज टू ईच अदर अराउंड द न्यूक्लियस। इस टाइप के जो सेटलमेंट है उसके अंदर जो हाउसेज होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली बिल्ट होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं। जैसे एक घर यहाँ है तो उसका ही मतलब उन दोनों की एक की जैसे वॉल होगी उन दोनों घरों की, तो ऐसे वो चिपके रहते हैं एक दूसरे से घर। और मतलब उनका जो सेंटर होगा उनका एक पूरा, उसके अंदर वो एक दूसरे से क्लोजली बिल्ट होते हैं। नेक्स्ट है सच टाइप ऑफ सेटलमेंट हैव ग्रेट फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट, टेम्पल एक्सेट्रा। ये जो सेटलमेंट है उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, प्रोवाइड होती हैं यहाँ पे, जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, मार्केट, टेम्पल एक्सेट्रा। तो इन जो कॉम्पैक्ट और जो न्यूक्लियेटेड सेटलमेंट है यहाँ पे स्कूल्स भी होती हैं, कॉलेजेस भी होते हैं, मार्केट भी होते हैं, टेम्पल्स भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ होती है अर्बन सेटलमेंट के अंदर एज़ कम्पेयर टू रूरल सेटलमेंट। क्योंकि रूरल सेटलमेंट के जो लोग होते हैं वो तो खुद डिपेंड होते हैं अर्बन सेटलमेंट के ऊपर मतलब चीज़ों के लिए, तो इसलिए इसको कॉम्पैक्ट और न्यूक्लियेटेड सेटलमेंट बोलते हैं।